हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोग उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जहां से लगभग क्वेश्चंस आ ही जाता है। और ये आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है लैंड फॉर्म्स, स्थलाकृतियों के बारे में। यदि स्थलाकृतियों के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, जैसे नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जैसे वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिमनदियों की द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां और भौम जल या काष्ठ स्थलाकृतियों के नाम से जिसे जाना जाता है। बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनते हैं। तो फिर क्या किया जाए, इसको याद करने का बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त तरीका है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नदियों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सबसे पहले सर नदी किसे कहते हैं, आखिर में नदी है क्या। आप लोगों ने नदी सबने देखा है, यस या नो? यस सर, नदी देखा है। जब आपने नदी के पास गए होंगे, नदी को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि नदियां जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो एक प्राकृतिक वाहिका है। बस यही तो बात है कि नदी वह प्राकृतिक वाहिका होती है जो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। अब जब यह काम वो कर रही है तो इसके द्वारा वो तीन कार्य करती है। सबसे पहला कि जल को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, इसका मतलब परिवहन का काम करती है। यस या नो? यस सर। जब जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है तो ये कटाव की क्रिया करती है, अपर्दन की क्रिया करती है। तो सही से इसका मतलब अपर्दन की क्रिया। और जब इसमें कटाव के द्वारा अवसाद की मात्रा जल में बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा भार हो जाता है, तो कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं ढो सकती, तो उसका छोड़ देती है, निक्षेप कर देती है, डिपोजिशन कर देती है। इसका मतलब निक्षेपण। इस परिवहन, अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया में ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है और जिसे हम मुख्यतः अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। प्रश्न ये बन रहा होगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, और सर याद नहीं होता। आइए मानो से हम नदी को समझेंगे। सर मानो से नदी को समझेंगे? हाँ जी बेटे, जब आप मानव की बात करते हो तो मानव की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे कहते, साधारणतः बात किया जाए, एक बचपन अवस्था होती है, मतलब ये बचपन को छोड़ दिया जाए, बचपन यंग अवस्था होती है जिसमें ताकत खूब ज्यादा होती है, जबरदस्त ताकत होती है, हर एक चीज ताकत के बल पर करते हैं। तो अब पढ़ा अवस्था आती है, मेचर स्टेज होता है, जिसमें अधिकांश कहते हैं कि अब तो नेक्स्ट एज में चल रहे हैं, उतनी ताकत नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी, अक्सर लोग कहते हैं। और तीसरा होता है वृद्धावस्था। ठीक इसी प्रकार नदियों की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, यंग स्टेज, मेचर स्टेज एंड देन ओल्ड स्टेज। जब नदियां अपनी यंग अवस्था में होती हैं तो यंग अवस्था में, जैसे मानो जब यंग अवस्था में होता है तो सबसे ज्यादा हरकत किसमें करता है? अपनी यंग अवस्था में ही करता है। नदियां भी उसी प्रकार हैं। नदियों के पास ताकत बहुत सारी यंग अवस्था में, तो जब यंग अवस्था में करती है तो वो क्या करती है? वर्टिकल इरोजन करती हैं, लंबवत कटाव करती हैं और लंबवत कटाव के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, वी शेप्ड वैली का निर्माण करती हैं। अभी भी नदियों की हरकत नहीं गई है, नदियां अभी भी कटाव की क्रिया कर रही है। अर्थात जब इसकी गहराई ज्यादा हो जाए और ये सक्रिय हो जाती है तो इसी को हम गार्ज कहते हैं। और इसी गार्ज का विस्तृत रूप केनियन कहलाता है। इसका मतलब वी शेप्ड वैली, गॉर्ज और केनियन अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। सर किस अवस्था की है? बेटा यंग अवस्था की है। अभी नदियां अपनी यंग अवस्था में है, पर्वतीय क्षेत्रों में ही हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ही हैं।
जब यंग अवस्था में है, पर्वतीय क्षेत्रों में है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जब ये नदी का जल ऊपर से मिस मिस ऊंचाई से और लंबवत नीचे की ओर गिरती हैं तो इसे हम वाटरफॉल्स कहते हैं, इसे हम जलप्रपात कहते हैं। हालांकि निर्माण की दशाएं अलग अलग होती है, सारी बातें हम आपके साथ क्लासरूम में करेंगे, लेकिन कुछ बातें तो कर ही लेते हैं। अब जैसे जब वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं तो नीचे क्या करती है, एक गड्ढे का निर्माण करती है, एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती हैं, जिसे हम अवनमन कुंड कहते हैं या इसे हम प्लंगिंग पूल कहते हैं। मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर कैसे होगा? आप जैसे बारिश के दिनों में आपकी छत से जो पाइप लगी होती, पाइप से जब जल गिरता है तो नीचे क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, देखा है? यस सर, दिस इज प्लंगिंग पूल। ओके, देन तो हमने देखा वाटरफॉल्स एंड देन प्लंगिंग पूल। इसी में एक और होता है कि जिस भाग में नदियों का वेग साधारण वेग से अधिक हो जाता है तो उसे हम रेपिड्स कहते हैं, क्षिप्रका कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम रेपिड्स के नाम से जानते हैं, क्षिप्रका के नाम से जानते हैं। एक बात और समझते हैं, जब नदियां मान लीजिए प्रवाहित हो रही हैं, बड़ी ही वेग में मान लेते हैं ऐसी ही मस्त हवाओं की तरफ जा रही है, ऐसी ही नदियां प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन नदियों के वेग में कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परत क्षैतिज अवस्था में एकांतर क्रम में प्राप्त हो तो कठोर चट्टानों का अपरदन बहुत धीरे गति से, धीरे रेट से, धीरे दर से, और कोमल चट्टानों का जो कटाव करती हैं वो तीव्र गति से करती हैं। तो इस प्रकार गहरी घाटी के, मान लेती गहरी घाटी है, ये गहरी घाटी है, तो इस गहरी घाटी के दोनों ओर एक सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण हो जाता है, तो इसी को हम स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चरल बेंचेस कहते हैं। अब नदियां अपने यंग अवस्था से धीरे धीरे कहां मूव कर रही हैं? सर, मैदानी भागों में प्रवेश कर गई। अब पर्वतीय क्षेत्र से कहां, यंग स्टेज से मेचर स्टेज में पहुंच रही हैं, पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भागों में प्रवेश कर रही हैं। तो अब यंग अवस्था में, अब कहते हैं ना, जितनी मेहनत करना हो यंग स्टेज में कर लो। जो यंग स्टेज में आपने पूंजी बनाया है, मध्य स्टेज में उसको रन कराया जाता है। मध्य जो कहते हैं हम पहुंच चुके हैं 40, कहते हैं 50 एज है मेरी, अब 50 एज में नया बिजनेस शुरू करने नहीं चलेगा। आपने पहला जब आपने शुरू ही नहीं किया है, कहते हैं जब जवानी थी तब तो आपने वर्क ही नहीं किया है, मेचर स्टेज में क्या है आपके पास? तो जब ये मेचर स्टेज में होती हैं तो ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मींस एक्सपेंशन करती हैं। आपने जो किया अब उसका विस्तार करो। तो ये एक्सपेंशन करती हैं, ये क्षैतिज अपर्दन करती हैं, और जब ये क्षैतिज अपर्दन करती हैं तो नदियां ऐसे चलती हैं। सर ऐसे कैसे? मतलब मियांडर्स के रूप में। सर इसका मतलब विसर्पित करती हैं। सर जैसे सांप चलता है, सांप देखियो ना, बस वैसे ही चलता है, जिसे हम मियांडर्स कहते हैं। अब जब जो मोड़ पड़ते हैं, इन्हीं मोड़ों को हम क्या कहते हैं? मियांडर्स कहते हैं। अब जब ये मोड़ पड़ते हैं तो इस मोड़ में दो प्रकार के ढाल का निर्माण होता है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इस ढाल को देखो, मैं आपको ढाल को यहां पे जो स्लोप है, इस स्लोप को मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप देखोगे नदियां बड़ी तीव्र गति से इस वाले ढाल पे, जैसे ये नदी बड़ी तीव्र गति से चल रही है, तो यहां पे क्या करेगी, बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्र गति से ये कटाव की क्रिया करेगी। इसका मतलब यहां पे ये क्या करेगी सर? अवतल ढाल का निर्माण करेगी, और वह या इसके जस्ट विपरीत वाले भाग पे अवसादों का निक्षेपण करेगी। मींस यहां पे उत्तल ढाल का निर्माण करेगी, जिसे हम क्लिफ ऑफ या स्लिप ऑफ के नाम से जानते हैं। जब इसके वेग में, जब इसके मोड़ में बहुत तीव्र गति से आ जाए तो इसका एक मोड़ इससे अलग होकर जाता है, और जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सर इसे हम ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। देन इसी प्रकार जब ये सभी स्थलाकृतियां जो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज एरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब हम चलते हैं सर निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। कहते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों में जब हम बात करते हैं तो प्रश्न उठता है सर, इसकी नदियों द्वारा सबसे पहले, यदि नदियों में जल की मात्रा ज्यादा हो, अवसाद की मात्रा कम हो, तो ये अर्धवृत्ताकार में अवसादों का जमाव करती है, जिसे हम एलुवियल फैन कहते हैं। और जब अवसाद की मात्रा ज्यादा हो, जल की मात्रा कम हो, तो ये इसका विस्तार कम हो पाता है, उस शंकु के रूप में
कोन के रूप में, जिसे हम एलुवियल कोन के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा, नदियां देखा होगा, जब नदियां आपने देखा होगा तो आप देखोगे जब नदियां इस प्रकार प्रवाहित होती हैं तो प्रवाहित होने के कारण दोनों किनारों पर, आपने देखा होगा दोनों किनारों पर ये क्या करती, एक कटक नुमा स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। आप देखोगे छोटे छोटे एक कम ऊंचाई के टीलों का दोनों किनारों पर, टीलों का निर्माण मिट्टियों के जमाव के द्वारा किसका निर्माण करती है, एक सक्रिय कटक का निर्माण करती है, जिसे हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं, जिसे हम नेचुरल लीव्स के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। एंड देन जब इसमें अवसाद की अपनी अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में कहता अब मैं आपको नहीं ढो सकती, तो इसे क्या कर देती, डिपोजिशन कर देती है, डिपॉजिट कर देती है कि बस अब मेरे से नहीं होगा। और डिपोजिशन के द्वारा ये किसका निर्माण करती है, त्रिभुजाकार लगभग डेल्टा का, त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ये कई डेल्टा भी कई प्रकार का होता है, जैसे पंजाकार नाम सुना होगा सबने, नहीं सुना है, हालांकि विस्तार रूप से हम आपको पढ़ाएंगे। कहां पर, बैच में। सर किस बैच में पढ़ाएंगे, अभी हम लोगों ने 1 जुलाई से, इसी 1 जुलाई से सर भी 4-5 दिन हुआ, हाँ 4-5 दिन हुआ है, हमने लेकर आया है आप सभी के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए एक नया फ्रेश फाउंडेशन बैच, जिसमें 200 से अधिक घंटे की क्लासेस होंगी, जिसमें आप सभी को एक बेहतरीन अंदाज में ज्योग्राफी केवल रटाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा। तो इन सभी के साथ हम आ चुके हैं, आप सभी के साथ 2-3 क्लास हो भी गई हैं। तो यदि आपका सपना है कि यूजीसी नेट को हमें क्रैक करना है, यूजीसी नेट का हमें एग्जाम देना है एनी हाउ, और हमें जीआरएफ निकालना है, जीआरएफ के द्वारा हमें स्कॉलरशिप के माध्यम से, हमें जीआरएफ के द्वारा स्कॉलरशिप लेना है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, तो एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर एक बैच मिलते हैं, और उस बैच में हम लोग सीखेंगे 1 by 1 एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।